हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है एनकोडर और हम आज 4:2 एनकोडर डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एनकोडर कैसे वर्क करता है, क्या उसका फंक्शन है। ये ट्रुथ टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने 4 इनपुट्स ले रखे हैं A, B, C, D और Y0, Y1 दो आउटपुट हैं। उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ लॉजिक इसके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। जो भी इक्वेशन आएंगी हमारी y0 और y1 के लिए, उनको हम विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट्स या लॉजिक गेट्स डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि VHDL में एनकोडर के कोड को कैसे लिखा जाता है, टेस्ट बेंच का कोड कैसे होता है, और उसके बाद हम उसे EDA प्लेग्राउंड पे रन करके वेवफॉर्म की हेल्प से समझेंगे कि हमने जो ट्रुथ टेबल बनाई है एनकोडर के लिए वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, या जो भी ट्रुथ टेबल हमने डिज़ाइन की है वो उस वेवफॉर्म की हेल्प से वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल के बारे में समझते हैं एनकोडर की। तो देखिए यहाँ पे 4 इनपुट हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक एनकोडर डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि 4:2 एनकोडर है, मीन्स 4 इनपुट्स। तो ये आपके 4 इनपुट्स हैं और 2 आपके आउटपुट्स हैं। ओके, मल्टीप्लेक्सर के साथ हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर में भी जो नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं, और जो आउटपुट होता है वो सिंगल होता है, यानी कि ओनली वन आउटपुट होता है। इसी तरीके से एनकोडर में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो हमेशा हाई, आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ आउटपुट्स होते हैं। ओके, तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इनपुट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ आउटपुट्स। एनकोडर और मल्टीप्लेक्सर में क्या डिफरेंस है? एक बेसिक डिफरेंस ये है कि मल्टीप्लेक्सर में सेलेक्ट लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, एनकोडर में सेलेक्ट लाइंस नहीं होती हैं। तो अगर आपसे कोई भी डिफरेंस पूछता है कि एनकोडर और मल्टीप्लेक्सर में क्या डिफरेंस है, तो जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि मल्टीप्लेक्सर में सेलेक्ट लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, एनकोडर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मीन्स एनकोडर में कोई भी सेलेक्ट लाइन नहीं होती है। तो देखिए 4 इनपुट्स हैं, तो डेफिनेटली 4 इनपुट्स में ABCD आपके इनपुट्स हो गए। अब यहाँ पे 4 इनपुट्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ओके, तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए। ये 4 इनपुट्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक टाइम पे इनमें से कोई एक इनपुट हाई होगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे अगर D की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये वाला इनपुट इस टाइम पे हाई है, बाकी सारे A B C की वैल्यूज क्या है? 0। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में देखिए C हाई है और A B D की वैल्यू क्या है? 0। इस तरीके से तीसरे में B इनपुट हाई है, चौथे में A इनपुट हाई है। इनपुट हाई होने का मतलब ये है कि अगर सपोज आप एक एनकोडर का ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं, तो अगर ABCD ये 4 इनपुट्स हैं आपके ABCD, तो A पे अगर 1 है तो इसका मतलब ये है आप A इनपुट पे मतलब A जो पिन है उस पे आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, यानी इस इनपुट पे आप वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं और वो वैल्यू क्या है? 1। इस तरीके से अगर आप B पे इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे बाकी A C D पे आप कोई इनपुट अप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो इन 4 इनपुट्स में या इन 4 ब्लॉक्स में आपने वैल्यूज अप्लाई की, तो सपोज आपने यहाँ 1 अप्लाई किया, 0 0 0, तो ये एक 4 बिट जो इंफॉर्मेशन है, आपने एक इंफॉर्मेशन पास करी 1 0 0 0, मैं इसको A कंसिडर कर रहा हूँ और इसको D कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आपने पास की और ये इंफॉर्मेशन एनकोड होगी, यानी कि लेस नंबर ऑफ बिट्स में कन्वर्ट होगी, और वो बिट्स क्या होंगी? दो आउटपुट होंगे आपके Y0 और Y1। ओके, तो ये Y0 और Y1 आपको क्या देंगे? इस जो भी आपने इंफॉर्मेशन पास की है 4 बिट्स की, उसका एनकोडेड फॉर्म। तो यानी कि 2 बिट्स की हेल्प से, Y0 और Y1 की हेल्प से हम इन 4 बिट इनपुट को क्या कर रहे हैं? एनकोड कर रहे हैं। ओके, तो देखिए अब इनकी यहाँ पोजीशन क्या है। अगर मैं पोजीशन की बात करूं और इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लिखें, यहाँ हम इस टेबल में ही समझते हैं। तो ABCD आपके इनपुट्स हैं, ABCD Y0 Y1 0 0 0 1। तो देखिए पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है? 0, इसकी 1, इसकी 2, ये 3।
ओके, तो अगर 0 हाई है यानी डी की वैल्यू अगर 1 है तो उसकी एनकोड फॉर्म क्या होगी? अगर 2 बिट्स की हेल्प से अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 0 0। क्लियर? इसी तरीके से सी अगर हाई है तो वो 1 है, तो 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम बाइनरी फॉर्म में? 0 1। इस तरीके से अगर बी हाई है तो वो सेकंड है, 2 है, तो 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 1। ए अगर 1 है तो वो 3 है, और 3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 1। क्लियर? इस तरीके से अगर आप नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज करेंगे, अगर सपोज यहाँ पे आपका 5 बिट होता तो यानी कि 5 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 3 बिट्स की जरूरत होती। तो इस तरीके से जैसे आपकी बिट्स इंक्रीज होंगी, लाइक अगर हम एक एग्जांपल लें, 8⁻³ एनकोड रखा, तो अगर आप 8 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं यानी कि आपका जो सबसे लास्ट वाला जो इनपुट है वो हाई होगा, 1 होगा, और अगर आपने यहाँ 3 इनपुट्स ले रखे हैं y1 y2 y0, और लास्ट में जो आपका जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा? 1 1 1। तो ये कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि आपने स्टार्टिंग कहाँ से करी है? 0 0 0 से। तो आपने क्या कि कहाँ से कहाँ तक की बिट्स काउंट कर ली या एनकोड कर ली? 0 to 7। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपनी बिट्स को, जो भी आप यहाँ इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, वो 4 बिट है या वो 8 बिट है या वो 16 बिट है, इस तरीके से आप अपने एनकोडर्स को डिज़ाइन करते हैं। अब ये ट्रुथ टेबल आपको समझ में आ गई। अब इस ट्रुथ टेबल से आपको क्या करना है? इस ट्रुथ टेबल से आपको आउटपुट फाइंड आउट करना है। उन आउटपुट की हेल्प से ही हम क्या करेंगे? अपना लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस लॉजिक को हम VHDL में लिखेंगे। तो अब देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसका लॉजिक डायग्राम है जो आपने इक्वेशन से ड्रॉ किया है। तो चलिए y0 और y1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए y0 सिंपल, हमें पता है हम SOP फॉर्म पढ़ रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स में देखिए यहाँ पे 1, जो भी आउटपुट 1 होंगे हम उसे कंसीडर करेंगे, तो हम ये 1 और ये 1 कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे क्या है? 0 0 0 0 मीन्स C और D तो कॉमन है, लेकिन A और B किस फॉर्म में? नॉट A एंड B, A नॉट B। क्लियर? तो आपको ऐसा कुछ, अगर मैं आपको ये समझाऊं तो आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा, या फिर इसको हम लिखें तो A बार B C बार D प्लस A B बार C बार D बार। तो आप यहाँ C बार D बार कॉमन ले लीजिए और अंदर क्या बचेगा? A बार B प्लस A B बार, और आप इसको क्या ले सकते हैं? ये कौन सा गेट है? एक्सॉर गेट। क्लियर? तो आप इसे क्या ले सकते हैं? नॉट C एंड नॉट D एंड एक्सॉर A एक्सॉर B। क्लियर? तो नॉट C एंड नॉट D एंड A एक्सॉर B। तो अगर हम इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो देखिए नॉट C एंड नॉट D एंड A एक्सॉर B। ओके, इसी तरीके से अगर हम y1 की लिए बात करें तो y1 में देखिए ये वाला आउटपुट हाई है और ये आउटपुट हाई है, तो हम इसके आगे के कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, अगर मैं y1 की बात करूं, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। आप अपने आप जरूर लिखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। A बार B बार C D बार प्लस A B बार C बार D बार। तो देखिए यहाँ क्या क्या कॉमन आ रहा है? B बार D बार कॉमन है, तो आप B बार D बार कॉमन निकाल लीजिए। अंदर क्या बचेगा? A बार C प्लस A C बार। तो देखिए क्या हो जाएगा? नॉट B एंड नॉट D एंड A एक्सॉर C। तो आप खुद सॉल्व कीजिएगा एक बार इसको, आपको चीज समझ में आ जाएगी।
देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है नॉट बी एंड नॉट डी एंड ए एक्सॉर सी। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ट्रुथ टेबल हमने कैसे ड्रॉ करी, किस तरीके से हम 8⁻³ एनकोडर, 16⁻⁴ एनकोडर डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने उनके आउटपुट एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट किया y0 y1, और उसको हमने विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स इंप्लीमेंट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ये y0 है, y0 में देखिए ये ABCD डायग्राम है। ओके, इसको थोड़ा सा हम और अगर बड़ा करें, तो थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अब शायद आपको ये दिख रहा होगा। तो ये ABCD 4 इनपुट्स हैं। y0 एक्सप्रेशन था हमारा नॉट सी, तो देखिए ये इन्वर्टर है तो नॉट सी, एंड नॉट डी, ये डी इन्वर्टर है तो नॉट डी, और ये एंड है किसके साथ, A एक्सॉर B। तो देखिए ये A इनपुट है और ये B इनपुट है, तो A एक्सॉर B, और उसके बाद एंड ऑपरेशन करके y0 आ गया। तो सिंपल है। इसी तरीके से आप y1 के एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट। और जब आप इन पे इनपुट अप्लाई करेंगे ABCD, तो आपको यहाँ पे ये LED जो ग्लो होंगी हाई और लो के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आउटपुट हाई आ रहा है, यानी y0 की वैल्यू कब 1 है और y0 की वैल्यू कब 0 है। क्लियर? तो अब देखते हैं हम इसका VHDL कोड। तो ये VHDL कोड है एनकोडर का। सबसे पहले आप लाइब्रेरी डिफाइन करेंगे, उसमें कौन से पैकेज आप यूज कर रहे हैं। देन आप एंटिटी डिफाइन करेंगे, यहाँ हमने नाम दिया है एनकोडर सोर्स एंटिटी का। ABCD आपके इनपुट पोर्ट हैं, y0 y1 आपका आउटपुट पोर्ट है। एंटिटी क्लोज, देन हम आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे, डेटा फ्लो। तो देखिए ये दोनों मैंने आउटपुट एक्सप्रेशन लिख दिए हैं। तो मेन चीज यही है, आपको पता होना चाहिए कि आप जो लॉजिक बना रहे हो, जो डायग्राम आप बना रहे हैं, या जो ट्रुथ टेबल आपने डिफाइन की है, उससे क्या लॉजिक आउटपुट में मिल रहा है आपको। तो ये दो लाइनें ही आपकी उस लॉजिक को रिप्रेजेंट करती हैं। देन आपने एंड डेटा फ्लो कर दिया। क्लियर? ये आपका टेस्ट बेंच का कोड है। क्लियर? तो यहाँ पे एंटिटी एम्प्टी रहेगी। देन आप आर्किटेक्चर में डिफाइन करेंगे सारी चीज़ें। लास्ट के सारे वीडियोस में सारे जो भी हमने VHDL कोड्स देखे, वहाँ हमने इस तरीके से डिफाइन किया है। देखिए A में आपने वैल्यूज असाइन करी, फिर आपने वेट स्टेटमेंट दिया, क्योंकि आपको आउटपुट देखना है। क्लियर? उसके बाद आपने उसको एंड प्रोसेस एंड देन एंड टेस्ट बेंच कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि EDA प्लेग्राउंड में हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये है EDA प्लेग्राउंड। यहाँ पे दो विंडो, एक आपका डिज़ाइन लिखने के लिए और दूसरा आपका टेस्ट बेंच के लिए। तो देखिए जो कोड मैंने आपको भी समझाया वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइब्रेरी डिफाइन की है, एंटिटी डिफाइन किए हैं, देन अपना लॉजिक मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। आपको यहाँ पे VHDL सेलेक्ट करना है टेस्ट बेंच प्लस डिज़ाइन के लिए, क्योंकि हम VHDL कोड यहाँ पर लिख रहे हैं। तो आपको जो एक्सटेंशन होगा वो .VHD होगा। ओके, देन यहाँ पर आपको टॉप एंटिटी में टेस्ट बेंच की एंटिटी को लिखना है। देन आपको यहाँ पे सिमुलेटर सेलेक्ट करना है, एल्डेक रिब्रिया प्रो 2020, और रन ऑप्शन में आपको ओपन EP वेव आफ्टर रन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप अपना सेव कर लीजिएगा प्रोग्राम और उसको रन करा दीजिएगा। तो रन कराने के बाद अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, अगर आपने सही से कोड लिखा हुआ है, तो एक विंडो यहाँ पे ओपन होगी। अभी ये ऑलरेडी ओपन है तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। तो स्टॉप करते हैं। ओके, अगेन इसको रन करते हैं। तो आपको एक वेव फॉर्म विंडो दिख जाएगी। तो देखिए ये ABCD आपके इनपुट्स हैं, y0 y1 आपके आउटपुट हैं। आप यहाँ पे सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। देखिए D की वैल्यू 1 है तो आपका आउटपुट 0 0 है। क्लियर? C की वैल्यू 1 है तो आपका आउटपुट क्या हो गया, 0 1, जो हमने ट्रुथ टेबल में पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। जब आप B की वैल्यू को हाई कर रहे हैं, यानी आप जो कोड पास कर रहे हैं 0 1 0 0, तो आपका y0 1 है, y1 0 है, और लास्ट कॉम्बिनेशन दैट इज 1 0 0 0,
तो आपका जो आउटपुट है वो 1 1 है। ओके, सो आई होप आपको एनकोडर के बारे में 4:2, 8:3, 16:4 एनकोडर कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसका लॉजिक कैसे लिखते हैं, जो मेन चीज़ है आपकी क्लियर। तो जो मैंने आपको यहाँ समझाया, ये इस लॉजिक को आपने कैसे लिखा, डायग्राम आपने कैसे बनाया और उसके बाद उसको ईडीए प्लेग्राउंड में हम कैसे रन करते हैं, ये हमने आज के लेक्चर में सीखा। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।